Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya and लास्ट वीडियो में हमने देखा था आईपीसी के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। आईपीसी के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे एंड जनरल एक्सप्लेनेशंस को हम आगे देखेंगे। ओके, सो सेक्शन 20 डिफाइन करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 है रॉन्गफुल गेन, सेक्शन 24 है डिसऑनेस्टी, सेक्शन 25 है फ्रॉड्यूलेंटली, सेक्शन 26 है रीज़न टू बिलीव, सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट, सेक्शन 28 है काउंटरफीट, सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट, सेक्शन 29A है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 31 है अविल, सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इन लीगल ओमिशंस, सेक्शन 33 बात करता है एक्ट एंड ओमिशन की, सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 13 है when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. Okay. सेक्शन 20 सेक्शन 20 डिफाइन करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, ठीक है, एंड और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी when such judges or body of judges is acting judicially, ठीक है। कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है? हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, जिसे लॉ द्वारा एम्पावर्ड सशक्त किया गया है टू एक्ट जुडिशली अलोन, अकेले जुडिशली एक्ट करने के लिए, ठीक है। वो क्या है? कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, न्यायाधीश हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ जस्टिस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, जिन्हें लॉ द्वारा जुडिशली एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड किया गया है बॉडी ऑफ जजेस को, ठीक है, एज अ बॉडी। वो क्या है? वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ओके, सो सेक्शन 20 डिफाइन कर रहा है हमारा कोर्ट ऑफ जस्टिस को। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, प्रत्येक प्रकार के एवरी डिस्क्रिप्शन की कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है। ओके, एंड एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, केवल उन थिंग्स, उन चीज़ों और लैंड के अलावा जो कि किससे अटैच्ड हैं? अर्थ से, भूबद्ध हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, जो कि परमानेंटली फास्टेंड है, जो कि जकड़ी हुई हैं अर्थ के साथ में, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती हैं। ओके, सो मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट लैंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू द एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन। व्हाट इज़ wrongful gain? wrongful gain unlawful, not legally, ठीक है। wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person is gaining is not legally entitled। वह person जो कि इसको gain कर रहा है वो legally उस चीज़ के लिए entitled नहीं है, ठीक है, unlawful है, वो है wrongful gain। ओके, और wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it legally entitled। जो person इसे lose कर रहा है, जो कि legally entitled था, उसके लिए ये wrongful loss है, ठीक है। सेक्शन 24 बात करता है डिसऑनेस्टी के बारे में, ठीक है, बेईमानी के बारे में। डिसऑनेस्टी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, ठीक है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonesty। मतलब जो भी कोई इस इंटेंशन के साथ में कार्य करता है जिससे कि वो रॉन्गफुल गेन कर रहा है, ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है उसको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा? डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 है रॉन्गफुल गेन एंड सेक्शन 24 है डिसऑनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 26 रीज़न टू बिलीव, ठीक है।
A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. जब कोई पर्सन किसी भी बात के लिए किसी पर्सन पे बिलीव करता है, अदर पर्सन पे बिलीव करता है, तो उसका कोई रीज़न रखता है, ठीक है, मतलब एक सफिशिएंट कॉज होना चाहिए बिलीव रखने के लिए, ठीक है, जो कि इस डेफिनेशन में डिस्क्राइब किया गया है कि क्लियर है कि बिलीव करने का कोई सफिशिएंट रीज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें डाउट या फिर डाउटफुल कोई भी बेस पर किया गया बिलीव क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। बिलीव के लिए कुछ रीजनेबल कंडीशंस, जस्टिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, यही कहता है सेक्शन 26, रीज़न टू बिलीव, ठीक है, बिलीव करने का कारण। सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। सेक्शन 27 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी अगर क्लर्क, सर्वेंट या वाइफ के पोजीशन में है तो क्या होगा, वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के ही पोजीशन में मानी जाएगी। When the property is in the possession of person's wife, clerk or servant, an account of that person, it is the person's possession within the meaning of this code. According to this code, वो प्रॉपर्टी की पोजीशन उस व्यक्ति के ही अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 28 बात करता है काउंटर फीट की, ठीक है। काउंटर फीट जिसे हम हिंदी में कूट करंट भी कहते हैं, क्या होता है, अ पर्सन इज सेड टू काउंटर फीट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of the resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. कूट करंट क्या होता है, a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, जो कि रिसेंबल करता है एक चीज़ को दूसरे की चीज़ बिल्कुल एक जैसी, किस इंटेंशन के साथ में, वो रिसेम्बलेंस किस इंटेंशन के साथ में किया गया हो, ठगी या फिर धोखेबाजी के लिए, ठीक है, और वो नोइंगली किया गया हो, जानबूझ कर किया गया हो, उस चीज़ की जानबूझ के प्रैक्टिस की गई हो, वो क्या कहलाता है, काउंटरफीट। ओके, जब कोई पर्सन किसी भी अदर चीज़ को रिसेम्बलेंस करता है, ठीक है, और ऐसा करने में उसका इंटेंशन ये हो कि वो धोखेबाजी या ठगी करेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, काउंटरफीट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 29। सेक्शन 29 बात करता है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जिसे किसी मैटर पर लेटर, फिगर या जो मार्क्स हैं उनके द्वारा फिर उसमें से एक से अधिक टूल्स द्वारा एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है, जो कि उस सब्जेक्ट मैटर, जो कि सब्जेक्ट जो है उसके एविडेंस के रूप में यूज़ किए जाने के लिए इंटेंडेड हो, ठीक है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड upon any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. मीन्स किसी मैटर पर लेटर या फिगर, मार्क्स के द्वारा या फिर उससे एक से अधिक टूल द्वारा जो एक्सप्रेस है, डिस्क्राइब किया गया है, जो कि उस सब्जेक्ट के लिए एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाने के लिए इंटेंडेड हो, वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। ओके, सेक्शन 30। सेक्शन 30 बात करता है वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट की। ओके, सेक्शन 30 बात कर रहा है हमारा वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट की। वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट क्या है, द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी नोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or who hereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा कोई भी लीगल राइट क्रिएट, एक्सटेंड, ट्रांसफ़र, रिस्ट्रिक्ट या फिर रिलीज़ किया जाए, ठीक है, या फिर जिसके द्वारा पर्सन एक्नॉलेज करता है कि वह लीगल लाइबिलिटी है, ठीक है, या फिर सर्टेन लीगल राइट नहीं रखता है, दैट इज़ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये सेक्शन 30 डिफाइन कर रहा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 31। सेक्शन 31 है हमारा अ विल। विल, द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, किसी भी वसीयती डॉक्यूमेंट को, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को ये डिनोट करता है अ विल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात कर रहा है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इन लीगल ओमिशंस in every part of this code except where a contrary intention appears from the context, words which refers to acts done extend also to illegal omissions। ठीक है, इस सेक्शन में क्लियर किया गया है कि जहाँ पर भी एक्ट की कोई बात कही गई है वहाँ इनलीगल ओमिशन पे भी वो लागू होगी, ठीक है, एक्सेप्ट इसके कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं हो,
ठीक है। इन सेकेंड वर्ड्स एक्ट वर्ड में इनलीगल ओमिशंस भी इंक्लूड हैं, ठीक है। और इस तरह से एक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव बोथ अर्थों में दोनों साइड्स में दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 34 जो कि बात करता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। व्हेन a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable to for that act in the same manner as if it were done by him alone, ठीक है। कॉमन इंटेंशन की बात करता है सेक्शन 34 कि कोई भी कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने के लिए, फर्दरेंस के लिए जब व्यक्तियों द्वारा, पर्सन्स द्वारा, सेवरल पर्सन्स द्वारा किए गए कोई एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट में पर्सन अपने सबके कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस के लिए कोई एक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ईच पर्सन उस एक्ट के लिए उसी प्रकार से लाइबल होगा जिस प्रकार से कि वो अगर उस एक्ट को अकेले करता तब वह होता। ओके, सो 34 बात करता है सेक्शन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 33 एक्ट एंड ओमिशन के बारे में है। सेक्शन 33 में क्लियर किया गया है कि जहाँ पर भी एक्ट वर्ड का यूज़ किया गया है वहाँ मोर देन वन एक्ट के लिए भी वो यूज़ हो सकता है। अंडर मोर देन वन एक्ट के लिए भी एक्ट भी इंक्लूड है, और ओमिशंस का जहाँ यूज़ किया गया है वहाँ पे मोर देन वन ओमिशन भी इंक्लूड है, ठीक है। सेक्शन 35 है हमारा व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, ठीक है। 35 बात करता है सेक्शन 34 बात कर रहा था कॉमन इंटेंशन की, 35 बात कर रहा है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की। वैन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention, ठीक है। सेक्शन 35 क्या कहता है कि whenever an act, जब भी कोई एक्ट क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन से किए जाने के कारण ही क्रिमिनल है, ठीक है, तो सेवरल पर्सन द्वारा किया जाता है जब वो, ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स में ईच पर्सन जो कि उस एक्ट को नॉलेज और इंटेंशन के साथ ज्वाइन करता है तो वह उस एक्ट के जो पर्सन है वो उस एक्ट के लिए सेम मैनर में लाइबल होगा जो कि वह उस एक्ट को, जैसे कि वह उस एक्ट को अकेले कर रहा है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर जो इस 34 सेक्शन था उसमें कॉमन इंटेंशन की बात कही गई थी, ठीक है। इसमें कॉमन इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। सो ये है हमारे सेक्शन 34, 35, 30, 32, 31। ओके, वॉचिंग एवरीवन, आई होप आपको चैप्टर 2 की जनरल एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।